स्वागत है आप लोगों का न्यू स्टडी मेनिया में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का मॉडल पेपर का सेट 1, जो कि आप लोगों का झारखंड बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। और ये देखना सभी 9 के बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी से आप लोगों का पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे आप लोगों के एग्जाम में, जो जनवरी में आप लोगों का होगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसे। ये देख लीजिए, ये आप लोगों का क्लास 9 के लिए है, गणित विषय का। और इसके लिए आप लोगों के पास 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। और ये आप लोगों का टोटल 40 मार्क्स का होगा। और इसमें सभी एक एक प्रश्न के लिए आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। और अगर आप लोग का उत्तर गलत होता है तो आप लोगों का मार्क्स भी नहीं काटे जाएंगे इसमें। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, यानी कि 3, 10, √3, पाई और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ये जो नंबर है 3, ये आप लोगों का परिमेय संख्या है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न बोला है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। तो आप लोगों का पता ही होगा पहले से कि अगर दो परिमेय संख्या को आपस में गुना करेंगे तो जो मिलता है हम लोगों को वो भी परिमेय संख्या ही होती है। तो आप लोग इसे टिक कर लेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ तीसरा प्रश्न में देखने को मिलता है कि 0 किस प्रकार की संख्या है। अपरिमेय संख्या है, या फिर अभाज्य संख्या है, या फिर विषम संख्या है, या फिर परिमेय संख्या है। तो 0 आप लोगों का किस प्रकार की संख्या है? 0 आप लोगों का परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 0 को भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि अगर लिखेंगे 0/1 तो ऐसा फॉर्म को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 0 भी परिमेय संख्या है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? क्या सभी पूर्ण संख्या होती है, या फिर प्राकृत संख्या होती है, या फिर अपरिमेय संख्या होती है, या फिर वास्तविक संख्या? तो ये वास्तविक संख्या होती है, यानी कि जितने भी परिमेय संख्या होती है वो सभी वास्तविक संख्या होती है। और बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न बोला है कि 3 और 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सभी में से कौन सा संख्या है जो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हम देखते हैं पहले 2 पाई। तो 2 पाई का आप लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 22/7। तो इसे आप लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 44/7। अब इसे आप लोग भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 3 और 4 के तो बीच में ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। 10/3, यानी कि 3.33 करके कुछ आएगा। तो ये भी, हाँ, ये तो हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। छठा प्रश्न में बोला है कि 64 का पावर x = 8। तो x का मान निकालना है, यानी कि इस प्रकार से है। ठीक है, यानी कि 64 का पावर में क्या रखा जाए कि 8 आ जाएगा। तो 1/2 रखा जाए तो 1/2 का मतलब रूट। अगर 64 का रूट करेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न में बोला है कि इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है, यानी कि ये जो पहला ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर x और y, यानी कि दो, इसमें तो 2 चर हैं। और दूसरे ऑप्शन में यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी कि ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चर है, सिर्फ x, y नहीं है। और ये वाला तीसरा ऑप्शन में x और y दोनों है, और चौथा में तो है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न में बोला है कि बहुपद का, यानी कि ये वाला बहुपद 2x + 6 का शून्यक कौन है, यानी कि हम लोग इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व कैसे करेंगे आप लोग? 2x + 6 है, तो इसको 0 मान लेंगे वैल्यू। इस सोल्व करेंगे तो 2x कितना आ जाएगा? -6। यहाँ से x निकालेंगे तो -6/2, यानी कि -3। -3 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में। तो आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन बी। अब देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न में क्या बोला है कि बहुपद x⁴ - 3x² - 5 का घात है। घात का मतलब होता है पावर, यानी कि मैक्सिमम पावर कितना है इसमें। तो 9 नंबर में मैक्सिमम पावर कितना है? ये वाला x⁴ वाला है, यानी कि 4। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हम बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न में क्या बोला कि अगर Px का मान इतना है तो P0 का मान निकालना है। तो यहाँ पर सोल्व कर लेंगे हम इसको। Px x - 1 है, अगर x के जगह पे 0 रखेंगे, यानी कि जहाँ भी x होगा वहाँ पर 0 पुट करना है। तो 0 - 1 कितना आएगा? -1, ये आंसर हो जाएगा। अब -1 कहाँ पर है? तीसरा ऑप्शन में। तो 10वां नंबर का आप लोगों का तीसरा ऑप्शन टिक करना है। अब देखते हैं 11वां प्रश्न।
11 प्रश्न में क्या बोला है कि 2x² माइनस 5x² माइनस x प्लस 3, सॉरी यहाँ पर 2x³ है। इसमें x² का गुणांक क्या है, यानी कि x² वाला जो यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है -5x, इसमें x² में क्या गुना हुआ है। यहाँ -5 है तो -5 ऑप्शन में कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे टिक कर लीजिए। अब 12वां प्रश्न में बोला है कि यदि किसी बहुपद px = x⁻31 + 1 को x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो इसका शेषफल 2 आता है, इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी 12वां का। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 13 यानी कि 13वां प्रश्न। तो इसमें बोला है कि निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद कहने का मतलब है जिसमें दो पद हो, सिर्फ केवल 2 पद हो। देखते हैं पहला ऑप्शन में x² माइनस 9x प्लस 14, इसमें आपको टोटल 3 पद है। और दूसरा ऑप्शन में एक पद है 9x, और तीसरा ऑप्शन में 5x² माइनस 9x, एक और एक 2, इसमें 2 पद है, यानी कि ये आपका द्विपद हो जाएगा। इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा ऑप्शन सी को 13 का। अब हम बढ़ते हैं 14वां प्रश्न की ओर, और इसमें बोला है कि x² माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड क्या है। गुणनखंड बताना है इसका। इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर ये x² माइनस 9x प्लस 14 है तो इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9x को लिख सकते हैं 2x माइनस 7x फिर प्लस 14। अगर आप लोग यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 2, और यहाँ से -7 को कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 2। और इसमें अगर आप लोग x माइनस 2 को कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहाँ पर ये बच जाएगा x, और यहाँ पर -7 बच जाएगा, यानी कि x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, ये आपका आ जाएगा गुणनखंड। ये वाला ऑप्शन किस में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन बी में, यानी कि 14 का बी होगा। इसे आप लोग टिक कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न से पहले आप लोग ये वाला फिगर को देख लीजिए, इसी के हेल्प से बनाना हम लोगों को। देखते हैं अगला प्रश्न में बोला है, यानी कि 15वां प्रश्न में बोला है कि बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा। तो बिंदु बी कहाँ पर है देखते हैं एक बार हम लोग। तो बिंदु बी यहाँ पर है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -5, y में है 2, यानी कि -5, 2 इसका निर्देशांक हो जाएगा। अब देखते हैं ये किस में दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका सी आप लोग टिक कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न में बोला है कि क्या बोला है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा। तो देखते हैं हम लोग फिगर में -3, -5 को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए -3x में कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, यहाँ से ये पॉइंट आ रहा है, -5y में यहाँ तक जा रहा है, यानी कि ये वाला बिंदु ये आपका ई है। देखते हैं ऑप्शन में ई कहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ई में 16वां का बी में दिया हुआ है, यानी कि 16 का बी हो जाएगा इसका आंसर। -3, -5 ई के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसे आप लोग टिक कर लीजिए। हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अब 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न में क्या बोला है कि डी का भुज बताना है। भुज कहने का मतलब है एक्स अक्ष, कि एक्स अक्ष पे कहाँ पे मिल रहा है ये बताना है। तो देखते हैं हम लोग डी का, डी पॉइंट कहाँ पर है, डी पॉइंट यहाँ पर है, और ये आपका 6 पे मिल रहा है एक्स अक्ष पे, यानी कि डी का भुज क्या हो जाएगा 6। अब देखते हैं ये ऑप्शन में कहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका 17वां का ऑप्शन ए में है, यानी कि 17वां प्रश्न का ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 18वां प्रश्न, और इसमें क्या बोला है, बिंदु एच की कोटि। तो कोटि कहने का मतलब है वाई अक्ष, ठीक है, कि वाई अक्ष पे कहाँ पे मिलेगा ये बिंदु, ये बताना है एच के बारे में। देखते हैं फिगर में एच कहाँ पर है। एच आपका दिया हुआ है यहाँ पर, और ये आपका वाई एक्सिस में कहाँ पे मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है वाई में यहाँ पर -3 में। तो -3 क्या हो जाएगा, इसका कोटि हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन में 18 का आपका बी में दिया हुआ है -3, यानी कि ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा 18वां का। तो देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां में बोला है कि बिंदु एम का निर्देशांक, यानी कि एम का पॉइंट बताना है। देखते हैं फिगर में एम कहाँ पे दिया हुआ है, एम आपका यहाँ पर है, ये आपका एक्स एक्सिस में -3 पर है, और ये इसी पर है कि वाई तो 0 हो जाएगा, यानी कि -3, 0 इसका निर्देशांक हो जाएगा एम का। देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 19वां का।
हम लोग देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न में बोला है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। यानी कि अगर ये आपका वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, ये दोनों जहाँ पर आपस में एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि ये वाला जगह, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं मूल बिंदु। इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 20वां प्रश्न का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 21वां प्रश्न में बोला है कि यदि 2,0 रेखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान है। यानी कि अगर ये बिंदु इसका हल है, यानी कि अगर इसका वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा ही, ये आप लोगों को पता है। तो इसी में रख दीजिए मान, तो 2 × 2 हो जाएगा x की जगह पे, और y की जगह पे हो जाएगा 0। कितना आएगा 4 + 0 = 4। तो ये 4 ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न में क्या बोला है कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप है। यानी कि 2 चर वाले जो समीकरण होते हैं उसका मानक रूप क्या होता है, देखते हैं ऑप्शन ए में ax + b = 0, ऑप्शन बी में दिया है ax + by + c = 0, ऑप्शन सी में दिया है ax² + by² + c = 0, या फिर इनमें कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे टिक कर लीजिए आप लोग। हम देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न में क्या बोला है कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। यानी कि 2 चर वाले जो समीकरण होते हैं उसका ग्राफ कैसा बनता है, तो उसका ग्राफ एक सरल रेखा की जैसा बनता है। ठीक है, इसे आप लोग टिक कर लीजिए, ए ऑप्शन 23 का ए। अब देखते हैं हम लोग 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न में बोला है कि x = 5 और y = 2 निम्नलिखित में से किस रेखिक समीकरण का हल है। यानी कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन के लिए ये वाला वैल्यू सही होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी का। ऐसा क्यों होगा, आप लोग वैल्यू को पुट करके देख लीजिए, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला दोनों बराबर आएंगे। जैसे कि x + y है, यानी कि x = 5 दिया है, y = 2 दिया है, कितना आएगा 7, और देखिए यहाँ पर राइट साइड में भी 7 ही दिया था, यानी कि ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न में बोला है कि रैखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का एक हल है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया है, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका हल होगा, यानी कि इसमें कौन सा सेटिस्फाई करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का बी वाला ऑप्शन। ऐसे इसलिए क्योंकि इसका मान आप लोग इसमें रख के देख सकते हैं, 2 × 3, 3 × 2, x की जगह पे हमने 3 रखा और y की जगह पे रखा 2, यहाँ पे दिया हुआ है 100। अभी देखिए वैल्यू पुट करके तो 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, यानी कि 12, और देखिए यहाँ पर राइट साइड में भी 12 ही दिया था, यानी कि आपका सही ऑप्शन होगा 25 का बी। इसे आप लोग टिक कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न में बोला कि यदि बिंदु 2,3 x + y = k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k = क्या होगा। यानी कि ये जो बिंदु है ये इस लाइन पर है, तो k का मान बताना है। तो जहाँ x है वहाँ पर 2 रख दीजिए, जहाँ पे y वहाँ पर 3 को रख दीजिए, तो क्या आएगा 2 + 3 = 5। यानी कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है 5, ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि हम लोगों का आ गया वैल्यू ऑफ k, तो k का मान हो जाएगा 5, और ये आप लोगों का डी ऑप्शन में दिया है, इसे टिक कर दीजिए। देखते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न में बोला है कि रैखिक समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख या आरेख यहाँ पे होगा शायद, एक्स एच के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। यानी कि एक्स अक्ष पर किस जगह पर प्रतिच्छेद करेगा, किस बिंदु पर करेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, क्योंकि आप लोग वैल्यू को पुट करके देख लीजिए इसमें, 4 × 3 + 3 × 0, 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पर 0 दिया हुआ इसलिए, और 3 यहाँ पर 3 दिया हुआ इसलिए। देखिए कितना आएगा 12 + 0 = 12, यानी कि ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिए 27 का सी ऑप्शन। अब देखते हैं 28 नंबर 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न बोला है कि 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। पूरक कोण का होता है फॉर्मूला, जिसका पूरक कोण निकालना है उसको हम लोग 90 में माइनस करते हैं। तो हम लोग को 60 डिग्री निकालना है, तो 90 में 60 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। ये आपका हो जाएगा पूरक कोण। इसको ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है, ये आपका पहला ऑप्शन में, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 29वां प्रश्न। इसमें बोला है कि वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक
तथा 180 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है? तो ऐसा कोण को अधिक कोण कहते हैं, जो 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम उसे अधिक कोण कहते हैं, यानी कि 29वां का सी इसका आंसर हो जाएगा। अब लोग बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं 30वां प्रश्न। तो 30वां प्रश्न में बोला है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो। मान लेते हैं कि वो कोण अगर हम लोग का x डिग्री होगा, जो कि अपने पूरक कोण यानी 90 माइनस x करेंगे तो आएगा इसका पूरक कोण। ये पूरक कोण का आधा है यानी कि बटे 2, और इससे भी 30 अधिक है यानी कि ये। तो इसे आप लोग सोल्व करिएगा अगर, तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, किस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आएगा x प्लस 45 माइनस x/2 प्लस 30। इसे आप लोग सोल्व करिएगा, ये आपका x का मान कितना आएगा 50 आएगा यानी कि 50 डिग्री। ये आपका ऑप्शन 4 में दिया है, तो इसे आप लोग टिक कर दीजिए, ये इसका आंसर होगा। और 31वां प्रश्न में क्या बोला है कि AB और CD बिंदु O पर रहेगी और एंगल AOC और एंगल BOE 70 डिग्री है, दोनों का सम, ठीक है। और एंगल COE ज्ञात करना है, तो आप लोग इसे नोटिस कीजिएगा, एंगल AOC और BOE। तो देखते हैं हम इसका फिगर को, इसका फिगर यहाँ पर है इस प्रकार से। अभी हमने देखा था कि एंगल AOC यानी कि ये वाला एंगल और एंगल BOE यानी कि ये वाला एंगल, तो ये दोनों का सम कितना है 70 डिग्री है, दोनों का योग, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है हम लोगों को, COE ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, AB जो ये लाइन है तो ये आपका टोटल कितना होगा 180 डिग्री का होगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा एंगल साथ में मिला हुआ है, तो एंगल AOC है और फिर COE और BOE यानी कि एंगल COE प्लस 70। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के दोनों का सम 70 है, इसलिए अब इसे आप लोग सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, एंगल COE 180 में 70 जाएगा तो 110 बचेगा यानी कि 110 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसे टिक कर लीजिएगा, ये इसका सही ऑप्शन होगा। अब हम देखते हैं 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न में बोला है कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें AB और CD दोनों पैरेलल है यानी कि समांतर है, और x प्लस वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पर है x और यहाँ पर है y, दोनों का मान निकालना है, वो भी जोड़कर। तो x कितना आएगा, ये वाला जो लाइन है ये तो टोटल कितना होगा 180 डिग्री का, और यहाँ पर आधा दिया हुआ है 50, तो x कितना हो जाएगा 180 में 50 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 130 डिग्री आ जाएगा x का मान, ठीक है। और यहाँ पर 130 डिग्री है और यहाँ पर y है, और दोनों एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण है यानी कि 130 भी यहाँ पर होगा यानी कि y का मान कितना होगा 130। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 130 x के लिए, और y के लिए भी 130 ही है यानी कि 260 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिए, ये आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है यानी कि 32वां का ऑप्शन डी सही होगा, इसे टिक कर लीजिए। अब देखते हैं 33वां प्रश्न। देखते हैं 33वां प्रश्न। तो इसमें क्या बोला है कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो आप लोगों को पता है कि चाहे कौन सा भी त्रिभुज रहे, कैसा भी त्रिभुज, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री ही होता है यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न में क्या बोला है कि 34वां प्रश्न बोला है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक किसी भी त्रिभुज में सिर्फ एक ही समकोण हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब देखते हैं 35वां प्रश्न। इसमें बोला है कि यदि AB बराबर QR और BC बराबर PR और CA बराबर PQ है, तो ABC सर्वांग में PQR का, या फिर CBA सर्वांग में PQR का, या फिर BAC सर्वांग है RPQ का। ये आपका CL ऑप्शन हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिएगा। अब देखते हैं 36वां प्रश्न। तो 36वां प्रश्न में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन SAS यानी कि साइड एंगल साइड, ये तो कसौटी है इसका सर्वांग समता का। और एंगल साइड एंगल यानी कि ऑप्शन बी भी है, और साइड साइड एंगल ऑप्शन सी, ये तो नहीं होता है क्योंकि साइड 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 होता है और एक RHS होता है। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी को, इसे टिक कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न में क्या बोला है कि
दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों की युग्म बराबर हो, यानी कि दो कोण का युग्म बराबर होगा और वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हो बराबर हो, यानी कि साइड भी बराबर होगा एक ठो। तो यह किस प्रकार का सर्वांग समता होगा? तो ये ए होगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो 37वां का ऑप्शन ए टिक कर लीजिए, ये इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न में क्या बोला है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, यानी कि समबाहु जो त्रिभुज होती है जिसका तीनों भुजा बराबर होते हैं उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? तो आप लोगों को ये मालूम ही होगा, ये 60 डिग्री का होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होगा, इसे टिक कर लीजिए। देखते हैं 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न में क्या बोला है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कौन सा नियम से? तो अगर कोई भी दो ठो त्रिभुज है और दोनों का तीनों भुजा बराबर है तो वो साइड का नियम से बराबर होता है, सर्वांगसम होता है। तो इसे ऑप्शन ए को टिक कर लीजिए। अब देखते हैं 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न में एक आकृति दिया हुआ है और इसको देख के क्या बताना है कि आकृति में त्रिभुज बी ओ सी यानी कि ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ए ओ डी यानी कि ए ओ डी ये वाला त्रिभुज सर्वांग समता के किस नियम से सर्वांगसम है, यानी कि कौन सा कसौटी से ये सर्वांगसम है ये बताना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट एंगल दोनों में दिया हुआ है, यानी कि 90 डिग्री कोण पहले तो हो जाएगा आर, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर ये जो बराबर दिया हुआ साइन ये वाला, तो यानी कि ये इसका हो जाएगा एच, यानी कि हिपोटेनियस, ये लंब भी बराबर है और फिर ये वाला जो साइड है ये भी तो बराबर ही है, तो एस हो जाएगा, यानी कि RHS कसौटी से, यानी कि RHS नियम से ये बराबर होगा।